हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। और इस चैप्टर का शुरुआत हम पिछले वीडियो में ही कर दिए थे और पिछले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए थे, जिसमें जितने सारे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह तो बताए थे ही, साथ ही साथ लघु उत्तरीय में भी 3 क्वेश्चन का आंसर हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा चुके हैं, जो पार्ट 1 वीडियो है। यानी पिछले वीडियो में लघु का सबसे पहला सवाल हम आपको बताए थे कि आय से आप क्या समझते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर बताए थे कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद तीसरा बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताए थे। तो यदि आप लोग यह तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज का जो यह वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट वीडियो है, और इसमें हम आपको लघु के चौथे नंबर क्वेश्चन से बताना शुरू करेंगे। यानी चौथे के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि एक एक चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाए, एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि इस चैप्टर से संबंधित परीक्षा में एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। राष्ट्रीय आय के बारे में हम आपको बताए थे कि हमारे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं से उत्पादित जितने सारे भी आय होते हैं, सभी को जोड़ करके जितना जो कुल आय होता है उससे ही हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं, और उसमें यदि जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम आपको पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। तो यहां पर कह रहा है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में, ईस्वी सन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न बनेंगे, बीच बीच से ही उठा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से पूछ देगा आपसे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब हुआ, तो 1868 ईस्वी में, और किसके द्वारा हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो इसका जवाब होगा कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया। अब दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो वह एक चर्चित उद्योगपति थे। जिस प्रकार से अभी के चर्चित उद्योगपति मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, उसी प्रकार से उस समय यानी कि 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी एक चर्चित उद्योगपति थे तथा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। यानी कि यही जो उद्योगपति थे, जो दादा भाई नौरोजी थे, यही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में यह बताया कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वह 20 रुपया है। और इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। तो चूंकि यह लघु उत्तरीय का प्रश्न है, इसलिए आपको यहाँ पर 5-6 लाइन तो जरूर लिखना पड़ेगा। यदि आप लोग इतना लिखते हैं तो आपका 2 नंबर का पूरा मिलेगा, इसमें से थोड़ा सा भी नहीं काटा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। बस 2 ही चीज आपको ध्यान रखना है कि 1868 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया, और किनके द्वारा लगाया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो एक चर्चित उद्योगपति थे। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का क्या नाम था, तो उनके पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह 4 चीज आप लोग यदि ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल सही से आप लोग अपने इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया तो वह प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे, तो प्रति व्यक्ति आय वह 20 रुपया बताए थे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है। तो बस इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, इतना अगर 3-4-5 पॉइंट आप लोग ध्यान रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। चूंकि यह लघु उत्तरीय का प्रश्न है इसलिए इसका जवाब आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि किस संस्था के द्वारा होती है। तो यदि आप लोग चाहें तो एक शब्द में इसका जवाब दे सकते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इसका गणना होता है, लेकिन यहाँ पर लघु उत्तरीय का प्रश्न है तो आपको थोड़ा सा तो क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा आप लोग ध्यान से समझिए। इसका जवाब हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कि CSO बोलते हैं। CSO का फुल फॉर्म हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो जिनको याद है वो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि CSO का फुल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पर NSSO का भी फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, तो इसका जवाब होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान प्रमाणित जो संस्था है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। लेकिन इस गणना में मदद कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा कि इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। यानी कि जो NSSO है, राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन, वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का हेल्प करता है, मदद करता है, ताकि वह सही आंकड़ा निकाल सके। तो जो 5वां नंबर क्वेश्चन है यह भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आप लोग याद कर लिए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और 6ठे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताते हैं। यह वाला क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाले कठिनाइयों का वर्णन करें। पहले भी यह प्रश्न पूछा गया है और हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि हो सकता है कि इस बार पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय आय गणना में होने वाले कौन कौन से कठिनाई हैं। यानी कि जब राष्ट्रीय गणना शुरू किया जाता है, जब आंकड़ों को निकाला जाता है, तो उस समय कौन कौन सा कठिनाई सामने आता है, उसी कठिनाइयों के बारे में लिखना है। तो इसका जवाब होगा कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना हो कि आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसा है, तो इससे आपका आमदनी अगर पता चल जाए तो आपके घर की आर्थिक स्थिति पता चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका आमदनी है 5,000 रुपया पर मंथ। अगर आपका आमदनी 5,000 रुपया पर मंथ है तो हम यह इतना अनुमान लगा ले सकते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति 50,000 है तो हम इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी है। तो इस वजह से यहां पर उसी चीज को लिखा गया है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक होता है। अगर राष्ट्रीय आय पता चल जाए कि राष्ट्रीय आय कितना है तो उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो इसी चीज के बारे में यहां पर लिखा गया है और कह रहा है कि राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है, लेकिन इसकी गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग यहां पर कठिनाई देखेंगे कि कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर मुख्य रूप से 3 कठिनाइयों के बारे में हम यहां पर चर्चा किए हैं, तो तीनों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। कहां कहां से हमारा इनकम का स्रोत है, कहां कहां से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उससे आमदनी हो रहा है, उस आंकड़ों को जोड़ करने यानी कि एकत्रित करने में कठिनाई होती है। उसके बाद दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर गणना हो चुका है, लेकिन किसी भूलवश दोबारा यहां से गणना हो गया तो दोबारा ऐड हो जाएगा, तो यह भी कठिनाई होता है। उसके बाद तीसरा है मूल्य मापने में कठिनाई। मान लिया जाए किसी वस्तु या फिर किसी सेवा का उत्पादन होता है तो उसके मूल्य मापने में कठिनाइयां होती है। तो कुल मिलाकर के यही 3 कठिनाई है जिससे कि राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई होती है। यह जो चर्चा है इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यह तीनों जो कठिनाई है यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रीय आय गणना में होने वाले कौन कौन से कठिनाई हैं, उन कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक होता है, जो कि अभी हम आपके घर का एक एग्जाम्पल देकर के बताए।
और उसके बाद लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय देश के आर्थिक विकास का सहज मापदंड है और इसकी गणना करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला कठिनाई हम आपको बताएं कि आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, कहां कहां से सोर्स ऑफ इनकम है उसको हम लोग एकत्र करेंगे, इसमें कठिनाइयां होती है। उसके बाद दूसरा, दोहरी गणना की संभावना, कहीं एक बार गणना हो गया है तो वहां पर दोबारा रिपीट हो जाता है, इसकी भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, इस चीज का भी हमें अच्छे तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद तीसरा है मूल्य मापने में कठिनाई, कोई वस्तु या कोई सेवा का उत्पादन हो रहा है तो उसका मूल्य क्या होना चाहिए, उस मूल्य को मापने में कठिनाई होती है। तो छठे नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार से लिखते हैं तो 2 का पूरा 2 नंबर मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देखेंगे तो शायद पहले भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। तो इसका जवाब होगा कि किसी भी मानव के लिए आय विकास का सबसे बड़ा स्रोत होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा आय कम है तो हम कम विकास करेंगे, जिसका आय ज़्यादा है तो वह ज़्यादा विकास करेगा। तो इसी चीज़ के बारे में लिखा गया है कि किसी भी मानव के लिए जो आय होता है वह विकास का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और विश्व स्तर पर भी विकसित, विकासशील एवं अर्धविकसित देशों की गणना आय के हिसाब से की जाती है। जैसे आप सभी लोग बोलते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है, भारत एक विकासशील देश है, तो इस प्रकार से विकसित कैसे है, विकासशील कैसे है, इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो आय के आधार पर ही हम लोग इसकी गणना करते हैं। जिस राष्ट्र के पास, जिस देश के पास आय कम है वह विकसित देश नहीं है, और जिस देश के पास आय ज़्यादा है वह विकसित देश है। तो हम जाहिर सी बात है कि हम यह बोल सकते हैं कि अमेरिका के पास आय ज्यादा है इसलिए वह विकसित है, और भारत के पास अभी उतना ज्यादा आय नहीं है इसलिए यह देश विकासशील देश है। लेकिन जल्द ही हमारा देश भी अब विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हम आपको बता रहे थे कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध होता है। तो हम लोग यही लिखेंगे कि किसी भी मानव के लिए आय विकास का सबसे बड़ा स्रोत है, और विश्व स्तर पर भी विकसित, विकासशील एवं अर्धविकसित देशों की गणना आय के हिसाब से ही की जाती है। जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उनका जीवन स्तर निम्न होता है। अभी हम आपको बताएं कि अगर हमारे पास आमदनी कम है तो हमारा जीवन स्तर भी निम्न होगा, हम थोड़े से कंप्रोमाइज करके चलेंगे। लेकिन अगर हमारा सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो मंथली आय है वह ज़्यादा है तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा होगा, हमारा जीवन स्तर भी बढ़िया होगा। तो इसी चीज़ को लिखा गया है कि जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है उनका जीवन स्तर निम्न होता है, जबकि अधिक आय वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर उच्च होता है। और कई अर्थशास्त्री ने यह भी कहा है कि गरीबी जो है वह कैंसर रोग की तरह है और इसे दुर्भाग्य बताया है। यानी कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो कि गरीबी को कैंसर रोग से भी ज़्यादा खतरनाक रोग बताए हैं, और यह बताए हैं कि यह दुर्भाग्य की बात है, चूंकि एक गरीब व्यक्ति की संभावना भविष्य में भी गरीब बने रहने की जैसी होती है। जैसे जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं पैसे से पैसा होता है, यह कहावत आप लोग जरूर सुने होंगे, और यह भी सुने होंगे कि जो गरीब होता है वह हमेशा गरीब ही रह जाता है, और जो अमीर होता है वह धीरे धीरे अमीर बनते चला जाता है। जाहिर सी बात है कि जिसके पास पैसा है वह अनेक जगह पर उसको इन्वेस्ट करेगा, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सोचेगा, लेकिन बेचारे जिसके पास पैसा ही नहीं है, जो गरीब है, वह तो दिनों दिन और नीचे घटता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है, एक लाइन लिखा गया है कि एक गरीब व्यक्ति की संभावना भविष्य में भी गरीब बनने की होती है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति की संभावना भविष्य में और आगे बढ़ने की होती है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा था कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है, तो अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग अपने निजी जिंदगी के अनुभव से भी इस क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। या फिर अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके आसपास घूमते रहता है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लिए तो समझिए कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो अब हम जितने सारे भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वह 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर लघु का जवाब आप लोग 2.5 क्वेश्चन देते हैं, यानी कि अगर लघु 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर दीर्घ 1 क्वेश्चन ही बना देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो दीर्घ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं दीर्घ उत्तरीय का। कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि सन 1947 के बाद भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसका जवाब होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PS महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। जो भारत सरकार है वह अगस्त 1949 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर PS महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। यानी कि भारत सरकार सन 1949 में यह सोच रही थी कि हम लोग किसी भी तरह से भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में सही अनुमान लगा सके, और इसके लिए उन्होंने एक सदस्य का गठन किया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इस समिति ने अप्रैल 1951 ईस्वी में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यानी कि सन 1949 ईस्वी में जो समिति का सदस्य बनाया गया, उस सदस्य ने 1951 ईस्वी में, अप्रैल 1951 ईस्वी में सबसे पहला रिपोर्ट अपना सौंप दिया, जिसके तहत 1948-49 को भारत की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ जबकि प्रति व्यक्ति आय 246.90 रुपया बताई गई। 246.90, आप लोग ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसको अलग अलग करके बोला जाता है, मैथ में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो 246.90 रुपया इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। यानी कि 1949 ईस्वी में जो सदस्य बनाया गया वह 1951 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा, और जब वह 1951 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा तो उसने बताया कि राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 246.90 रुपया है। और सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने CSO की स्थापना की, और तब से लेकर लगातार यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है, और राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है, यह तीनों क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कुल मिलाकर के आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो सबसे प्रथम बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए जो समिति बनाया गया वह 1949 ईस्वी में बनाया गया था, अगस्त 1949 में, ध्यान रखिएगा। और जब यह समिति 1949 में बना तो यह लगातार काम करना शुरू किया, आंकड़ों को जमा करना शुरू किया, राष्ट्रीय आय के बारे में इधर उधर खोजबीन करना शुरू किया, अनुमान लगाना शुरू किया, और अंत में अप्रैल 1951 ईस्वी में सरकार को यह अपना पहला रिपोर्ट सौंप देता है कि हाँ भाई आप रिपोर्ट ले लीजिए, हम अनुमान लगा लिए। अब अनुमान में वह क्या बताता है, तो अनुमान में वह यही बताता है कि जो भारत की कुल राष्ट्रीय आय है अभी 8,650 करोड़ है। यानी कि 1948-1949 ईस्वी की बात हो रही है कि 1949 ईस्वी में जो प्रथम रिपोर्ट सौंपा गया उसमें बताया गया कि भारत की राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ है, जबकि यदि प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए तो 246.90 रुपया है। यानी कि 8,650 करोड़ में उस समय जितना जनसंख्या था उससे भाग दिया गया होगा, और उसके बाद जो भागफल आया होगा वह 246.90 आया होगा। इसलिए प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया, 246.90। लेकिन भारत सरकार इससे संतुष्ट नहीं हुआ। भारत सरकार सोचा कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण कर दें जो कि हमें बार बार यह बताए कि राष्ट्रीय आय अभी कितना चल रहा है, प्रति व्यक्ति आय कितना चल रहा है। और इसी बात को सोच करके उसने CSO की स्थापना की। ठीक है, CSO का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं,
हैं, यदि जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी आपको याद हो पाएगा। हम इसलिए बार बार एक चीज जब बता देते हैं तो उसको बोलते हैं कि नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार ने 1954 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए CSO की स्थापना की, और इस CSO ने लगातार अभी तक राष्ट्रीय आय का सही अनुमान, सही आंकड़ा प्रकाशित कर रहा है और लोगों को राष्ट्रीय आय के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र जो उद्योग क्षेत्र होता है और तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र होता है, इन तीनों क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कुल मिलाकर के पहले नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और इसकी गणना के प्रमुख विधि कौन कौन सी होती है, यानी कि कैसे इसकी गणना की जाती है, इसकी प्रमुख विधि के बारे में बताइए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन तो यह वाला प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन में जो प्रश्न है उसमें है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट करें, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन और दूसरे के आगे जितने सारे भी शेष क्वेश्चन बच गए हैं, कुल 4 या 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, सभी का जवाब हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस यहां तक ही पढ़ाते हैं। यहां के बाद पार्ट 3 में हम आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आज का यह पूरा क्लास में जितने सारे भी क्वेश्चन बताए गए सभी का जवाब आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग भली भांति एक एक क्वेश्चन का आंसर जान गए हैं, समझ गए हैं, परख गए हैं, सीख गए हैं, तो फिर आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग यूट्यूब में जाकर के जीके सागर सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।